Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing work, energy and power, and in this part 2 lecture I will discuss about work and its types. So previous lecture में हमने वर्क की डेफिनेशन देखी और वर्क का बेसिकली कॉन्सेप्ट देखा, वर्क की यूनिट देखी और अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वर्क के टाइप्स के बारे में। सो वर्क के टाइप्स के बारे में अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करें उनके मीनिंग के। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वर्क, तो टाइप्स ऑफ वर्क बेसिकली थ्री हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव वर्क, सेकेंड वन इज़ ज़ीरो वर्क एंड द थर्ड वन इज़ नेगेटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है, ये हम इस लेक्चर में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क की डेफिनेशन देखी थी और हमने कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट एस है, तो डेफिनेटली जो वर्क होगा वो वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर से। सो यहाँ पर इसी डेफिनेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और इस डेफिनेशन से ही वर्क के टाइप्स हम पता करेंगे। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक कंसिडरेशन से। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। यस, सपोज ये कोई ट्रॉली है, इस ट्रॉली पर ये पर्सन कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इस ट्रॉली को शिफ्ट करना चाहते हैं, आगे की तरफ डिस्प्लेस करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का एक इंक्लाइंड फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड फोर्स जब इस पर अप्लाई हो रहा है तो जो इस ट्रॉली है उस ट्रॉली में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली, ट्रॉली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ट्रॉली का, ये डिफाइन करेगा कि बेसिकली यहाँ पर वर्क हो रहा है। सो लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स एट एन एंगल थीटा टू द बॉडी लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, सो यहाँ पर ये बॉडी जो है, ये ट्रॉली दिस इज द बॉडी। ये ट्रॉली सपोज एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। हमने यहाँ पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम यहाँ पर जो अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ज़ीरो मान रहे हैं। अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसे हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि बेसिकली ये फर्श कैसा है, ये सरफेस कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है, इसमें किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट्स अ फ्रिक्शन लेस। ठीक है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रॉली पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स है। ये कांस्टेंट फोर्स बेसिकली अगर हम देखें तो एक इंक्लाइंड फोर्स है। अब इसका इंक्लाइनेशन कितना है, तो इसका इंक्लाइनेशन हम कैलकुलेट करेंगे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मली अगर हम बात करें वर्क की डेफिनेशन से, तो हमने कहा है कि बेसिकली वो फोर्स कंसिडर किया जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये वाली है, दिस वन। अब इस डायरेक्शन से तो इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है, तो हमें उस कितना इंक्लाइंड है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं सपोज थीटा, कि ये थीटा एंगल इंक्लाइंड है। सो यहाँ पर इस थीटा एंगल को हमें बेसिकली कैलकुलेट करना होगा कि ये कितना है, तभी हम यहाँ पर वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी इंक्लाइंड फोर्स को शो कर रहे हैं या फिर इंक्लाइंड फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो उस इंक्लाइंड फोर्स का जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, दिस वन, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर इस तरह से इंक्लाइंड फोर्स। तो हमें जब इंक्लाइनेशन कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से एंगल कैलकुलेट करेंगे और यही बेसिकली इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें इंक्लाइनेशन कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सो द थीटा एंगल थीटा टू द बॉडी लाइंग ऑन द स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है,
द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस s इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब डेफिनेटली यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है तो बॉडी डिस्प्लेस भी होगी। तो सपोज बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है s। ठीक है, सो हेयर द कंप्लीट फोर्स F इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेस द बॉडी। यस, यहाँ पर हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जब हम इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कंप्लीट फोर्स नहीं होगा जो इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाएगा। इट मीन्स कि इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो इस बॉडी को डिस्प्लेस करने में मदद कर रहा होगा। तो अब कौन सा कंपोनेंट होगा, तो डेफिनेटली जब भी हम बात करते हैं किसी इंक्लाइंड फोर्स की तो हमेशा फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस वेक्टर क्वांटिटी के अगर हम रिजॉल्व करें तो इस वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या मैं सिंपल वे में कहूँ कि इस इंक्लाइंड फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सेकंड होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द अनदर वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। सो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे हम डिफाइन करते हैं एफ कॉस थीटा से, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे डिफाइन किया जाता है एफ साइन थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो कंपोनेंट इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा। जो कंपोनेंट इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा या फिर इससे परपेंडिकुलर होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंसिडरेशन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू है एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि एफ साइन थीटा इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन तो वर्टिकल डायरेक्शन है नीचे की तरफ और बॉडी शिफ्ट हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इट मीन्स एफ साइन थीटा विल नॉट पार्टिसिपेट टू डिस्प्लेस द बॉडी। ठीक है, so here the complete force F is not responsible to displace the body. A part of the force acting in the direction of displacement is responsible for displacing the body. और वो पार्ट कौन है, वो पार्ट है बेसिकली F cos थीटा। वो पार्ट है F cos थीटा। ठीक है, हमने देखा वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी गिवन बाय द F cos थीटा। ठीक है, अगेन सो वर्क डन की अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली कितना वर्क डन हो रहा है, सो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो हमने पढ़ा है बेसिकली वर्क की डेफिनेशन से कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो एक्टिव है बॉडी को डिस्प्लेस करवाने में, तो यहाँ पर हम फोर्स ना कंसिडर करते हुए फोर्स का वो कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। तो डेफिनेटली वर्क की जो डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर होगा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एफ कॉस थीटा multiplied by the s, that is a displacement. So combinedly we can write this equation like W is equals to Fs cos theta. Clear? So this is the equation of work done when an inclined force applied on the body to displace the body with the displacement s while this inclination is given by the angle theta. ठीक है, so यहाँ पर अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशंस में हम अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे। इस इक्वेशन से ही एक्चुअल में हम अब कैलकुलेट करने वाले हैं पॉजिटिव वर्क, ज़ीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी बेसिक इक्वेशन है, जनरलाइज इक्वेशन है। इस इक्वेशंस पे ही सारा खेल डिपेंडेंट है। सो लेट अस कंसिडर द केस फर्स्ट। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो थीटा है इंक्लाइनेशन एंगल है, अगर वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल इट मीन्स कैसा हो, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। सो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। सो इस केस को बहुत अच्छे से इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स कि 90 डिग्री से कम हो,
और 90 डिग्री से कम मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम वो हो सकता है 0। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज कॉस थीटा इज पॉजिटिव। अगर हम बात करें लेस देन 90 डिग्री की, तो लेस देन 90 डिग्री पर कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए हमेशा एफ एस कॉस थीटा जो होगा, एफ एस कॉस थीटा जो होगा, उसमें अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही हो रहा है और फोर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट द वर्क विल बी पॉजिटिव व्हेन द थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इसमें हम जो कंसिडरेशन ले रहे हैं कि सपोज अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो मिनिमम कितना लेस हो सकता है, लेस हो सकता है फाइनली वो जो वैल्यू हो सकती है मिनिमम वैल्यू वो हो सकती है 0 डिग्री। तो सपोज़ यहाँ पर आपने क्या किया, थीटा की वैल्यू को 0 पुटअप कर दिया, 0 पुटअप कर दीजिए तो क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है जब आप थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, सो कॉस 0 इज बेसिकली इक्वल टू 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। सो यहाँ पर बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाए तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी एफ एस ओनली, और ये होगा मैक्सिमम वर्क, ये होगा मैक्सिमम वर्क। तो देखिए यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू क्या होती, 0 होती, इट मीन्स कि ये जो इंक्लाइंड फोर्स होता ये इंक्लाइंड ना होकर वैसा बेसिकली कैसा होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोर्स के जो दो कंपोनेंट हमें डिवाइड नहीं करने पड़ते, पूरा पूरा फोर्स जो होता वो डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करता। अब पूरा पूरा फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करता तो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी ठीक ठाक होती, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वर्क होता वो भी क्या होता, मैक्सिमम होता। इस एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम होती। So this is because the maximum value of cos theta equal to 1. This happens when the force acts in the direction of displacement. ठीक है, सो cos 0 1 होता है और cos 0 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए सेकंड केस कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर द केस सेकंड, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हो जाए 90 डिग्री, इट मीन्स कि थीटा हो जाए 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू अगर 0 हो गई तो फिर तो बड़ा गजब हो गया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर ये W क्या हो जाएगा, वर्क 0, इसका डब्बा गोल, W की वैल्यू हो गई 0। सो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वर्क क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क 0 कैसे होता है। तो वर्क 0 होता है तब जब आपने फोर्स अप्लाई किया है डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इट मीन्स कि आपका फोर्स जहाँ अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल से भी कि सपोज अभी हमने एक इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई किया था और इस इंक्लाइंड फोर्स के जो दो कंपोनेंट किए थे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सो इस वर्टिकल कंपोनेंट जो बेसिकली था एफ साइन थीटा, इस एफ साइन थीटा का जो एंगल था डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कितना था, 90 डिग्री। तो हमने इसे कंसिडर ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। तो इसी तरह से हमें पता होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या हम सिंपल कहें कि फोर्स अगर इस तरह से अप्लाई हो रहा है, फोर्स अगर इस तरह से अप्लाई हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा उस वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ 0 वर्क। अब यहाँ पर और देख सकते हैं, हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम केस थर्ड की अगर हम बात करें, देखिए 0 वर्क के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं, फिर हम नेगेटिव वर्क की बात करेंगे। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करें अगर एग्जांपल्स फॉर द 0 वर्क की,
तो फर्स्ट एग्जांपल है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है, वहीं पर आता है जहाँ पर कोई बॉडी रोटेट होती है किसी पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, सो व्हेन अ स्टोन इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, सपोज आपने कोई स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और उसे आप जोर जोर गोल गोल घुमा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टोन इस तरह से गोल गोल घूम रहा है और सपोज इस सेंटर पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं और आप किसी रस्सी को या स्ट्रिंग को से आपने इस पर्टिकुलर स्टोन को बांधा हुआ है। सो हम आपने हमेशा देखा कि यहाँ पर आपको उस रस्सी में या स्ट्रिंग में एक टेंशन सा अपीयर होता है, एक टेंशन सा खिंचाव सा महसूस होता है। सो ये खिंचाव होता है अंदर की तरफ, खिंचाव होता है अंदर की तरफ, और यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो इस बॉडी को रोटेटिंग मोशन में रख रहा है या फिर इस बॉडी को रोटेट कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के अक्रॉस, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, फोर्स की डायरेक्शन दिस वन, इनवर्ड साइड, अंदर की तरफ। लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर रोटेटिंग बॉडी की डायरेक्शन कैलकुलेट करें, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वो होगी हमेशा टेंजेंट टू द कर्व। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे वो होगी हमेशा टेंजेंट टू द कर्व। सो ये टेंजेंट टू द कर्व जो पोजीशन है या टेंजेंट टू द कर्व जो डायरेक्शन है, अगर आप इसे थोड़ा सा देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इट मीन्स 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर इस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सो व्हेन अ स्टोन इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जीरो वर्क का ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वर्क डन बाय द कूली। आपने कूली को देखा होगा, इस तरह से सामान लेकर चलता है, या तो वो सर पर रखता है सामान अपना, ठीक है, या फिर इस तरह से हाथ में भी लेकर चलता है। तो यहाँ पर कूली के द्वारा जो वर्क किया गया जाता है वो होता है जीरो वर्क। क्यों होता है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जब भी वो वेट को उठाता है तो वेट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ। वेट की डायरेक्शन होती है हमेशा नीचे की तरफ, और इस वेट के अगेंस्ट में वो फोर्स अप्लाई करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉडी को उठाने के लिए तो फोर्स कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, वो ऊपर की तरफ। ठीक है, और डिस्प्लेस कैसे हो रहा है, इस तरफ, जा इस तरफ रहा है, जाता इस तरफ है। ठीक है, और फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ बॉडी को उठाने के लिए या पर्टिकुलर पार्सल को उठाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है और फोर्स की जो डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी जीरो वर्क, क्योंकि अगेन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जीरो और वर्क हो जाएगा जीरो। ठीक है, सो ये भी जीरो वर्क का एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि सपोज इसके सर पर अगर वेट रखा होता तो फिर क्या होता, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होता कि आपको पता है इस वेट की डायरेक्शन कहाँ होती, नीचे की तरफ। इस वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती। ठीक है, और आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि एक्शन का रिएक्शन, इस वेट के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी पर भी अप्लाई हो रहा होता। और यहाँ पर अगेन वर्क की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस केस में भी कि यहाँ पर भी बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस भी डिफाइन कर रहा है ज़ीरो वर्क को। ठीक है, सो देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द कूली इज ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर अर्थ जो है वो मोशन कर रही है अराउंड द सन, तो ये वर्क भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने जो पत्थर वाला एग्जांपल लिया था कि सपोज एक स्टोन को आपने एक स्ट्रिंग के साथ में बांधकर अपने तरफ चारों तरफ घुमाया हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर भी जब अर्थ जो है रोटेट होती है सन के अराउंड, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो बेसिकली इस दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन होता है, ठीक है,
वो इस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स, और इस बॉडी की डायरेक्शन इट मीन्स अर्थ की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंट टू द कर्व, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर होगी, हमेशा ये होगी टेंजेंट टू द कर्व। सो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई ये वाली जो टेंजेंट टू द कर्व है, और जो फोर्स है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी इनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल देखें तो ये होगा 90 डिग्री, और डेफिनेटली जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो वर्क। So work done by the centripetal force, which is the gravitational pull of the sun on the earth, acting on the earth, is zero because centripetal force is perpendicular to the displacement. As the displacement is always tangential and centripetal force is always radially inward, the angle between the radius and the tangent is 90 degrees. So definitely this work will also be zero. ठीक है, सो आई होप कि आपको जीरो वर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलिए हम आते हैं नेगेटिव वर्क की तरफ। सो नेगेटिव वर्क कब होगा? सो व्हेन एन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। यस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो डेफिनेटली जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव वर्क, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हम देखते हैं। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपने पुटअप कर दी है 180 डिग्री, सो 180 डिग्री पुट कर दीजिए, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, सो हमारा जो फॉर्मूला है, विच फार्मूला, दिस इज द एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब कॉस थीटा की वैल्यू तो हो गई -1, तो ये हो जाएगा -FS। ठीक है, तो कितना आसान है कैलकुलेट करना। आप देख सकते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द force and displacement is 180 degree, so definitely cos theta will be -1 and this will tends to the negative work. so यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव वर्क तभी होगा जब 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 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इट मीन्स कि आप फोर्स लगा रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एंगल है 180 डिग्री का। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होगा बेसिकली नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल। तो देखिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। इन दिस केस द वर्क डन इज नेगेटिव। अ ब्लॉक ए इज पुश, सपोज कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है उसको आप पुश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्लॉक को आपने पुश किया है, फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है। अब फोर्स एफ जब आपने अप्लाई किया तो ये जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस एस हो गया और यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर सपोज जिस सरफेस पर ये स्लाइड हो रहा था उस सरफेस पर एक अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ भी अप्लाई हो रहा था। ठीक है, सो अगर हम इस अपोजिट फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स एफ के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, दिस वन। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये वाली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो एफ एस। ठीक है, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात करूँ तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, इट मीन्स -FS। तो अगर हम फोर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बेसिकली पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल होगा या मैक्सिमम वर्क का एग्जांपल होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव वर्क का एक एग्जांपल होगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द पॉजिटिव वर्क, व्हाट इज़ मैक्सिमम वर्क, व्हाट इज़ जीरो वर्क एंड व्हाट इज़ नेगेटिव वर्क। सो बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा आप, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और डेफिनेटली आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। So I hope you enjoyed this lecture and you learned a lot. Thank you, thanks for watching. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।